वेरी गुड मॉर्निंग। सभी ज्वाइन करें बेटा फटाफट से, सभी लोग ज्वाइन करें। गुड इवनिंग आयुषी। आयुषी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लोकेश। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, रोहित गुड मॉर्निंग, मीनल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राहुल गुड इवनिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सबसे पहले हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स, फिर हम पढ़ रहे थे रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सबसे पहले हमने बात की थी सेल ऑफ गुड्स, फिर हम पढ़ रहे थे रेंडरिंग ऑफ सर्विस। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में हमने कहा था कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाती है जब सर्विस परफॉर्म हो जाती है और पैसा मिलने की कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो। ठीक है साहब। अब दो तरह का काम हो सकता है, क्या कंप्लीटेड सर्विस को सर्विस मानेंगे या प्रपोर्शनेट सर्विस को सर्विस मानेंगे। तो हमने कहा था कि अगर प्रपोर्शनेट सर्विस को आइडेंटिफाई किया जाता है तो प्रपोर्शनेट को सर्विस मानेंगे। अगर प्रपोर्शनेट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, अगर प्रपोर्शनेट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीटेड सर्विस को ही सर्विस मानेंगे। फिर हमने कहा था बेटा रेंडरिंग ऑफ सर्विस में सबसे पहले स्पेशल केसेस में हमने बात की थी एडवर्टीजमेंट एजेंसी अपनी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करती है, तो वो कहती है जब एडवर्टीजमेंट पब्लिक के सामने पब्लिश हो जाए, अपीयर हो जाए। जैसे पेपर एड है तो पेपर छप जाए साहब, इस बार का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सुबह टीवी पे एड आ गया तो पैसा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह पे इंश्योरेंस एजेंट अपनी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब पॉलिसी इश्यू हो जाती है, उसके बाद आया बेटा फाइनेंशियल सर्विस का कमीशन। फाइनेंशियल सर्विस मतलब लोन दिलाना। उस केस में जब लोन क्या हो जाता है, लोन सैंक्शनड एंड बोरोवर एक्सेप्ट सच सैंक्शन, लोन सैंक्शनड हो जाए और बोरोवर एक्सेप्ट कर ले उस सैंक्शन को,
ठीक है साहब। फिर हमने कहा एडमिशन फीस। एडमिशन फीस, आप किसी कंसर्ट में जाते हैं, किसी स्टेज शो में जाते हैं, या फिर मूवी देखने जाते हैं, तो जो एडमिशन फीस मतलब जो आपसे टिकट का पैसा लिया जाता है, उसकी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाएगी? व्हेन इवेंट टेक्स प्लेस। जब इवेंट हो जाता है, जब इवेंट पूरा हो जाता है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी। ठीक है साहब। इसके बाद आगे बोलता है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस की रेवेन्यू के बारे में बोलता है। ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस के लिए कहा अक्रूवल बेसिस पे एज पर इंस्ट्रक्शन। अक्रूवल का मतलब ड्यू बेसिस पे। भैया जब भी फीस की ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूट अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है साहब। ड्यू बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे मिल जाती है तो बहुत बढ़िया, वरना भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। आगे बोलता है एंट्रेंस फीस एंड मेंबरशिप फीस। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का मतलब क्या है बेटा? एंट्रेंस फीस में बोला है कि जनरली एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया जाता है, बिकॉज वन टाइम रिसिप्ट। जनरली एंट्रेंस फीस एक बार ली जाती है, इसलिए एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया जाता है। अगर एनुअल है तो फिर, अगर एनुअल है तो फिर उसे भी टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है सर, उसे भी टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इज इट क्लियर? क्या ये बात सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ बेटा, यहां तक की बात, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो ये थी दो चीजें। अब मैंने आपको कही थी कि साहब रेवेन्यू कहां कहां से आती है, तो रेवेन्यू आती है सेल ऑफ गुड से, हमने पढ़ लिया। रेवेन्यू आती है रेंडरिंग ऑफ सर्विस से, वो भी अपन ने पढ़ लिया। तीसरा, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। बेटा आज तक आपने जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो हमेशा टाइम के लिए कैलकुलेट किया है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट की इनकम हमेशा टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। इंटरेस्ट की रेवेन्यू हमेशा टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ऑन टाइम प्रपोर्शन। क्लियर है? इंटरेस्ट आज तक आपने हमेशा इंटरेस्ट को कैसे निकाला है?
हमेशा हमने इंटरेस्ट को टाइम बेसिस पे ही कैलकुलेट किया है। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में निकाला है, हायर परचेज में निकाला है, जहां भी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे। डिविडेंड, बेटा डिविडेंड व्हेन डिक्लेयर, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड से रिलेटेड तीन बातें होती है, प्रपोज्ड, डिक्लेयर और रिसीव। प्रपोज्ड, डिक्लेयर और रिसीव। तो हमेशा आप बात करोगे जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। डिविडेंड की इनकम तब रिकॉर्ड की जाएगी जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर है सभी को? ना तो आपको प्रपोज से मतलब होना चाहिए, ना आपको रिसीव से मतलब होना चाहिए। एक बार किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फिर विद इन 30 डेज उसे डिविडेंड का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। लास्ट आता है रॉयल्टी। लास्ट ऑप्शन क्या आता है? लास्ट ऑप्शन आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी की रेवेन्यू कब रिकॉर्ड की जाएगी? आपने रॉयल्टी के चैप्टर में पढ़ा है, जितनी रॉयल्टी बनती थी तो बेटा अक्रूवल बेसिस पे हम निकालते थे रॉयल्टी पेएबल, अक्रूवल बेसिस पे एज पर एग्रीमेंट। अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे और जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट को हमेशा ध्यान में रखोगे कि क्या वो सेल पे है या वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। वो जो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो भी रेट एग्रीमेंट में लिखी हुई है, उसके हिसाब से बेसिस क्या लिया जाएगा? अक्रूवल बेसिस लिया जाएगा। डन? तो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी भी क्लियर आपको? इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी जल्दी से बता दो, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट से बताएं। क्लियर है सर? चलिए अब बेटा कुछ स्पेसिफिक नोट है, कुछ स्पेसिफिक रूल है जो स्पेसिफिक केस से रिलेट करते हैं। जैसे एक नोट है, मान लीजिए बेटा मैं अब से आपको 10 साल पहले की बात बताता हूं। अब से 10 साल पहले जब मैं पढ़ाई किया करता था स्कूल में, ठीक है, जस्ट सेकेंड। बेटा 10 इयर्स बैक जब मैं स्कूल में पढ़ाई किया करता था, मुझे एक बार बाइक परचेज करनी थी, ठीक है। पैसे मेरे पास थे, बाइक के पैसे मैंने इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन मैं परचेज कैसे करूं? तो मैंने वेट किया कि जब दीपावली आएगी तब बाइक लेंगे और घर वालों को कह देंगे कि मैं दीपावली पे पटाखे बेचा करता था, तो मैंने पटाखे बेच के पैसे कमाए हैं और उस पैसे से मैं बाइक ला रहा हूं, ठीक है। अब मैंने सेलर को क्या कहा? मैंने उस बाइक के शोरूम वाले को, बाइक के शोरूम वाले को मैं उसके पास गया 1 अक्टूबर को, मान लीजिए दीपावली थी 10 अक्टूबर की, तो मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि
कि साहब मुझे यामाहा की एस्कॉर्ट्स मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, ठीक है। उसने कहा 70,000 रुपीज देने हैं, मैंने उसे 70,000 रुपीज भी दे दिए, ठीक है। ब्रांड डिसाइडेड था, उसके पास था या नहीं था उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा ये वाला बाइक चाहिए, ठीक है चाहिए, पैसा दे दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने उसे कहा मैं अभी डिलीवरी नहीं लूंगा, मुझे 15 अक्टूबर को ये बाइक चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी रिक्वेस्ट पे आप बाइक की डिलीवरी को डिले कर दीजिए, मुझे बाइक कब दीजिएगा, 15 अक्टूबर को दे दीजिएगा। मैंने खरीदी कब है, 1 अक्टूबर को, डिलीवरी को डिले करवा दिया। अब एक बात बताइए कि वो शोरूम वाला अपनी सेल कब मानेगा, 1 अक्टूबर को मानेगा, 15 अक्टूबर को मानेगा, या किसी और डेट को मानेगा? चलिए बताइए, 1 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, या किसी और डेट को? आयुषी कह रही है 15 को, नीवी 15, फिफ्टींथ। नहीं बेटा, आप 15 की डेट का आंसर नहीं दोगे, आप आंसर दोगे व्हेन बाइक इज रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब जब प्रोडक्ट रेडी है डिलीवरी के लिए, मान लीजिए, हाँ पेमेंट हो गया हो एक को ही, उससे भी फर्क नहीं पड़ता बेटा, ना तो पेमेंट से फर्क पड़ता है, ना ही डिलीवरी लेने से फर्क पड़ता है। काम की बात यह है कि जिस दिन, मान लीजिए 1 अक्टूबर को आपने जिस दिन बाइक परचेज की है, उस दिन उस शोरूम वाले के पास वो बाइक अवेलेबल है, और वो चाहे तो उस दिन भी आपको दे सकता है। स्टॉक में है तो वो उसी दिन सेल मान लेगा कि माल तो बिक गया, पैसा आया है तो ठीक है, वरना आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी दिन सेल मान लेगा, क्योंकि सारा काम हो चुका है, आप बाइक खरीद चुके हो, ठीक है साहब। लेकिन मान लीजिए उसके यहां पे बाइक स्टॉक में नहीं है, उसके यहां पे बाइक 5 अक्टूबर को आती है, तो जैसे ही स्टॉक आएगा वो आपकी बाइक तो अलग से रख देगा कि साहब ये एक बाइक तो सेल की हुई है, तो वो सेल रिकॉर्ड कब करेगा, 5 अक्टूबर को। मान लीजिए उसके पास बाइक आती है 10 अक्टूबर को, तो वो सेल रिकॉर्ड कब करेगा, 10 अक्टूबर को। मान लीजिए उसके पास बाइक आती है 15 अक्टूबर को, मान लीजिए बेटा उसके पास बाइक आती है 15 अक्टूबर को, तो वो सेल कब मानेगा, 15 अक्टूबर को। मतलब अगर कभी भी बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी को आगे बढ़ाया जाता है, तो सेल कब मानी जाती है, जिस दिन प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए तैयार होता है, उसी दिन सेल मान ली जाती है। ठीक है साहब, क्लियर है? तो आप आंसर क्या देंगे, अगर कभी भी बायर की रिक्वेस्ट पे सेल को डिलीवरी को आगे किया गया है, तो जब प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए तैयार है उसी दिन सेल मान लिया जाएगा। अगर जिस दिन सेल किया गया है उसी दिन डिलीवरी के लिए तैयार है तो उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। उसके 2 दिन बाद तैयार होता है तो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद तैयार होता है तो 10 दिन बाद, वरना जिस दिन डिलीवरी दी जा रही है उस दिन। क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी को क्लियर है?
अगला नोट देखिए, मैं ये नोट आपको पढ़ के सुना रहा हूं, पिछला वाला भी। इफ डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट एंड बायर टेक्स टाइटल एंड एक्सेप्ट बिलिंग, then the revenue should be recognized immediately, but goods must be in the hands of seller, identified and ready for delivery at the time of recognition of revenue. Second note, when uncertainty of collection of revenue arises subsequently after the revenue recognition, it is better to make provision for the uncertainty in collection rather than adjustment in already recognized revenue. आप मेरे से एक दिन पहले दिन ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर उधार में माल बेचते हैं तो पैसा डूबने के चांसेस तो होते हैं। नहीं बेटा, जिस दिन उधार में बेचते हैं उस दिन अनसर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी बाद में राइज होती है। जिस दिन हम उधार में सामान बेचते हैं उस दिन तो हमें ऐसा ही लगता है पैसा आ जाएगा, लेकिन बाद में हमें पता लगता है पैसा नहीं आ रहा। तो अब दो तरीके हैं, या तो सेल को रिवर्स करो, लेकिन जब एक बार आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली तो अब आप सेल को रिवर्स थोड़ी ना करोगे, नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर पहले आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली और बाद में कोई अनसर्टेनिटी अराइज होती है तो उन अनसर्टेनिटी के लिए सेल को कैंसिल करने से बढ़िया है आप प्रोविजन बना लीजिए। उसी वजह से हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। क्लियर? आज तक बनाते बनाते आए थे, रीजन नहीं पता था, ये उसका रीजन होता है। सारी बातें इसी एएस में लिखी हुई है। ओके बेटा, क्लियर है? पक्की बात। एक लास्ट पॉइंट हो, क्वेश्चन में नहीं लिखे, शीट में लिखा हुआ नहीं है, मेरे साथ समझिएगा। शीट में लिखा हुआ नहीं है बेटा, मेरे साथ आपको समझना है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, हम गैस सिलेंडर खरीद के लाते हैं, हम गैस का सिलेंडर खरीद के लाते हैं, ठीक है? तो जो गैस सिलेंडर अपन परचेज करते हैं, अभी मान लीजिए मैं गैस एजेंसी पे गया, अभी मान लीजिए मैं गैस एजेंसी पे गया और जाते मुझे गैस एजेंसी वाले क्या कहते हैं, भैया अभी तो हम आपको सिलेंडर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड नहीं किया है, गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड नहीं किया है, प्राइस में कोई चेंज होने वाला है, तो क्या वो आपको सिलेंडर के लिए मना कर देगा? क्या आपको सिलेंडर के लिए मना कर दिया जाएगा? क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। पता है बेटा, इस टाइम वो लोग क्या करते हैं, इस टाइम आपसे एक टेंटेटिव अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। इस टाइम आपसे एक टेंटेटिव अमाउंट चार्ज कर लिया था। गैस एजेंसी वाला क्या कहता है, एक बार आप मुझे 700 रुपीज देके चले जाइए, अगर गवर्नमेंट ने रेट कम डिसाइड किया तो हम आपको 50 रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए 50 रुपए कम डिसाइड कर दिए तो 50 रिटर्न कर देंगे। अगर गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया 750 तो हम आपसे 50 रुपीज दोबारा चार्ज कर लेंगे। जब आप अगली बार आओगे तो हम आपसे वो पैसा चार्ज कर लेंगे। डन? ऐसे ही मान लो आप अपने मोहल्ले वाली वो रेडीमेड वाली शॉप, याद है क्या, आपके कॉलोनी वाली, एक दिन मैंने बात की थी
कि आपके मोहल्ले वाली कॉलोनी वाली रेडीमेड की शॉप है, आप उस पे सामान खरीदने जाते हो, आप पता है वो क्या बोलते हैं, उसके यहाँ बहुत सारे, आपको मान लीजिए कोई शर्ट परचेज करना था तो आप उसकी शॉप पे गए, आपने उसकी शॉप पे, उसने काफी सारे शर्ट्स दिखाए आपको, लेकिन एक तरफ एक बॉक्स पड़ा था उसमें भी कुछ शर्ट पड़े थे। जब आप वो शर्ट उठा के देखने लगे तो उसने मना कर दिया, इन शर्ट को मत देखिए, अभी इसका बिल नहीं आया, ठीक है, वैसे भी मैं आपको इससे अच्छे अच्छे सेट्स दिखा रहा हूं, अब आपको वो अच्छा, वो बाकी के अच्छे अच्छे एक भी पसंद नहीं आते, अब तो हमें केवल वही वाला चाहिए जो उस बॉक्स में पड़ा है, उसने मना कर दिया ना, अब तो आपको केवल वही वाला शर्ट चाहिए होता है जो उस बॉक्स में पड़ा होता है। आप उससे सारी रिक्वेस्ट कर लेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है, भैया वही सबसे बढ़िया लग रहा है, ठीक है, क्यों, अब वो कहेगा नहीं दे सकता, आप उसे क्या कहेंगे, भैया एक टेंटेटिव अमाउंट ले लीजिए, कितने रुपए का होगा अप्रोक्स, आप एक काम कीजिए 1000 ले लीजिए, अगर कम रहे तो वापस दे दीजिएगा जब रेट आ जाए, और अगर ज्यादा रेट आए तो हमसे वापस ले लीजिएगा, अगर ज्यादा रेट आए तो हमसे और पैसे ले लीजिएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है बेटा। अब उसने क्या किया, उसने 1000 रुपीज से सेल रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि 1000 के तो सारे काम हो गए, पैसा भी आ गया, ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, सारा काम। लेकिन थोड़े दिन बाद जब बिल आया तो पता चला कि उस शर्ट की रेट कितनी होनी चाहिए थी, उस शर्ट की रेट कितनी होनी चाहिए थी, उस शर्ट की रेट होनी चाहिए थी 1100, मतलब उसने अपनी सेल को 100 रुपए से कम रिकॉर्ड किया है। सर उसने कितने शर्ट बेचे थे, मैं कहता हूं उसने 50 शर्ट बेचे थे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, उसने अपनी सेल को 5000 से कम रिकॉर्ड किया है। अब उसे पता चल गया कि उसकी सेल 5000 ज्यादा रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो वो क्या करे, क्या 5000 की सेल और रिकॉर्ड करे या ना करे, जल्दी से बताइए, क्या वो 5000 की सेल को और रिकॉर्ड कर ले या ना करे, जल्दी से बताइए। कर लेगा, कब करेगा, आज ही रिकॉर्ड कर ले या जब वो 5000 मिल जाए तब रिकॉर्ड करें। अरे प्रोविजन कैसे, प्रोविजन तो तब होता है जब सेल रिकॉर्ड हो जाती है अंशु, प्रोविजन तो तब बनाया जाता है जब सेल रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद कोई अनसर्टेनिटी आती है। अभी तो हम बात कर रहे हैं सेल रिकॉर्ड करें या ना करें, तो 5000 की सेल को वो रिकॉर्ड कर लेगा, करेगा कब, आज ही रिकॉर्ड करे या जिस दिन पैसा मिल जाए उस दिन रिकॉर्ड करे, आज ही रिकॉर्ड करें या जिस दिन पैसा मिल जाए उस दिन रिकॉर्ड करें। पैसे मिलने पर, अब इस बात को समझना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये शर्ट वाली दुकान की जगह ये गैस एजेंसी होती, तो क्या गैस एजेंसी वाले को पक्का होता है कि ये बढ़े हुए पैसे उसके कस्टमर दे देंगे? क्या गैस एजेंसी वाले के लिए ये कंफर्म है क्या कि जो ये बढ़े हुए पैसे हैं वो उसके कस्टमर दे देंगे, वो पैसा कलेक्ट कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जब आप अगली बार सिलेंडर लेने जाओगे तो वो आपको सिलेंडर तब देगा जब आप पहले वाले पैसे दोगे उसे। ठीक है, आपको सिलेंडर भी लेना ही होगा तो आप उसका ये पैसा आ जाएगा। मतलब सेलर को पक्का पता है कि उसका पैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेडीमेड वाले का पैसा कभी नहीं आएगा। उस दिन तो वो शर्ट सबसे बढ़िया था, और जिस दिन वो शॉपकीपर बेचारा आपको ये कह देगा कि भैया दीदी उस शर्ट के 100 रुपए बाकी हैं, वो दे दीजिए, कहेंगे भैया वो तो 1,000 का भी नहीं था, वो तो बड़ा ही खराब निकला, वो तो ऐसे ही बढ़िया लग रहा था। उस दिन तो वो कितना बढ़िया लग रहा था लेकिन वो तो मेरे किसी काम ही नहीं आया, मैंने पहना ही नहीं है। उसके काय के 100 रुपए, वो तो 1,000 का भी नहीं था। अब देख लो भैया, मैं आपके यहां से ही खरीदता हूं, अब तो मैं तो वो 100 रुपए नहीं दूंगा। ठीक है ना, नहीं आएंगे ना पैसा। उसके साथ ऐसा ही होता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। तो अब समझिए पूरा कॉन्सेप्ट टेक्निकल वर्ड्स में। मैं कहता हूं कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो जाए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब पीछे से आपने जो सामान खरीद रखा है उस सामान का भी पैसा चेंज हो जाए, रेट चेंज हो जाए, तो वो चेंज वाली रेट सेलर अपने यहां पे उससे होने वाली सेल को रिकॉर्ड करेगा इमीडिएटली, जैसे ही चेंज हो जाए। लेकिन इफ देयर इज there is possibility of collection of money, ability of collection of money, मैं वर्ड लिखता हूं ability of collection of money। अगर उसकी पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी है तब तो वो रेवेन्यू तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा। अदरवाइज व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड, तो आप आंसर क्या देंगे? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इफ द सेलर हैज एबिलिटी टू कलेक्ट द मनी, और रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड। तो अगर सेलर की पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी है तब तो भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जैसे ही रेट चेंज होती है। लेकिन अगर आपकी पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो सेल तब रिकॉर्ड करना जब पैसा आ जाए। तो दो एग्जांपल, अगर वो रेडीमेड वाली शॉप की बात करें तो वो तो पैसा तब रिकॉर्ड करेगा जब पैसा आएगा। ठीक है, अरे बेटा तो वो उधार बेचने के लिए बोला था, वो उधार बेचने के लिए बोला था, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वाले 100 रुपए, एक्स्ट्रा वाले 100 रुपए आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने कस्टमर से पैसा ले सकते हो तो रिकॉर्ड कर लो। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले से पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी है तो रिकॉर्ड कर लीजिए, और पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो रिकॉर्ड मत कीजिए। मैंने तो एक टेंटेटिव एग्जांपल दी है कि गैस एजेंसी वाले की हमेशा एबिलिटी होती है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, आपको उसे 100 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन वो जो शर्ट खरीदा है उस दुकान वाले को आप कह सकते हो, कस्टमर कह देता है भैया वो 100 रुपए वो तो बहुत ज्यादा खराब था, तो ऐसे शॉप वालों को भी पता होता है कि ये जो 150 रुपए बाकी रहने वाले ये कभी नहीं आने वाले। ठीक है, तो इसलिए कि अगर कभी रेट चेंज हो गई तो आपको रूल समझा दिया कि अगर कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर कभी भी प्राइस चेंज होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मतलब पीछे से, तो जो सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है
वो सेल आप रिकॉर्ड कर सकते हो इमीडिएटली अगर आपकी पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी है, और अगर पैसा कलेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो भैया तब रिकॉर्ड करना जब पैसा आ जाए। इज इट क्लियर? क्या ये बात सभी को क्लियर है? पक्का? हाँ जी, जल्दी से बताइए। यस सर। तो इतना ही हमारा एएस था। अब इस एएस में 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा। इस एएस में 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, बाकी सारे आपको ट्राई करने हैं। आपको प्रॉपरली अपनी बुक में उसका आंसर, नोटबुक में आंसर लिखना है और मुझे भेजना है, ठीक है? आपको अपनी नोटबुक में उनके आंसर्स अपने हिसाब से लिखने हैं और मुझे भेजने हैं विद रीजन। कोई भी आंसर लिखें तो पहले उसका रूल लिखेंगे, फिर उसका कंक्लूजन लिखेंगे। कोई भी आंसर जब आप लिखें तो पहले उसका रूल लिखेंगे, वो सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस है या क्या है, प्रॉपरली वो सारी चीजें कि हाँ भाई। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, when can revenue recognized in case of transaction of sale of goods? सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है? तो बड़ा इजी काम है। सबसे पहले वो जो 3 रूल थे, ऑनरशिप और रिस्क एंड रिवार्ड, प्रॉपरली लिखेंगे पूरी लाइन। इफेक्टिव कंट्रोल, और तीसरा नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। नो अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। ये लो बेटा, इस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा ध्यान से समझना मेरे साथ। एवीएस लिमिटेड रिकॉग्नाइज 10 लाख रुपीज ऑन अक्रूवल बेसिस फ्रॉम डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 50 लाख। वीएस लिमिटेड के पास 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड थे जिसपे 10 लाख रुपए का डिविडेंड ड्यू हुआ था। अब वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 मैंने रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर ली? 31 मार्च 2016। द डिविडेंड ऑन द म्यूचुअल फंड वर डिक्लेयर्ड एट द रेट 20% ऑन 15 जुलाई। जबकि डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ था? 15 जुलाई को हुआ था। और डिविडेंड प्रपोज्ड कब किया गया था? 10 अप्रैल 2016 को किया गया था। एक बात बताओ, मैंने जो ट्रीटमेंट किया है वो सही किया है या गलत किया है? मैंने जो ट्रीटमेंट किया है वो सही किया है या गलत किया है? मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड की है 31 मार्च 2016 को। प्रपोज्ड हुआ था 10 अप्रैल को। डिक्लेयर हुआ था 15 जुलाई को। मैंने गलत किया है। क्यों गलत किया है? अब रूल लिखेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। VS Limited recognized the revenue on 31st March 2016, which is before the declaration of dividend. It is not as per the accounting standard 9.
डिविडेंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 15th जुलाई 2016। तो डिविडेंड कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए था? 15th जुलाई 2016 को। मैंने रिकॉग्नाइज किया है 31 मार्च को, तो मैंने गलत किया है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। लास्ट ऑप्शन, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको, थर्ड क्वेश्चन, या वो भी आप ट्राई करेंगे बेटा? सारे बचे हुए 8 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे क्या? सारे क्वेश्चंस बताने के लिए तो मैं हूं ही, फिर जल्दी बताइए, क्या आप ट्राई करेंगे बचे हुए सारे क्वेश्चंस? यस और नो बताएं फटाफट से। यस सर। चलिए, तो आज आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। ट्राई करने का मतलब प्रॉपरली आंसर लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। बेटा लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आई एम स्वेटिंग कंटिन्यूसली। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही।